सब्सक्राइब करें हमारे चैनल माई 2am हॉरर स्टोरीज को मज़ीद डरा देने वाली हॉरर स्टोरीज के लिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। दोस्तों, मेरी स्टोरीज को पसंद करने के लिए बेहद शुक्रिया। इसी तरीके से प्यार देते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यारा सा कमेंट नीचे ड्रॉप ज़रूर करें। मैं आपके रेगुलर कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप सभी के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। चलें आज की स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की खौफनाक, दिल दहला देने वाली कहानी। 1980 में बरतानिया की एक रिसर्च सोसाइटी ने तहकीकात शुरू कर दी थी कि लंदन में ऐसे कौन से पुरअसरार घर हैं जो कि आसेब ज़दा हैं और वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये पुरअसरार वाक़यात अपनी आंखों से देखे हैं। चुनाचा एक सवालनामा तहरीर किया गया और तकरीबन 17,000 लोगों को भेज दिया गया, जिनमें से वसूल होने वालों में से तकरीबन 5,316 ने तो ये जवाब दिया कि उन्हें इस किस्म के कोई वाक़यात से कभी वास्ता नहीं पड़ा, जबकि 1,680 ने ये जवाब दिया कि उनका इस किस्म के वाक़यात से वास्ता पड़ा है। जिन मकानात की आसेब ज़दा होने की इत्तलात मिली थी उनमें से बर्कले स्क्वायर का मकान नंबर 50 भी था। बयान किया जाता है कि उस मकान में एक ऐसी चीज़ देखी जाती थी जो कि ना इंसान है और ना ही जानवर। बस उस वक्त से ये भूतों का मस्कन मशहूर हो गया। जो लोग वहाँ पर रहते थे वो वहाँ से भाग गए और उसके बाद जिसने भी इसे किराए पे लिया उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़े। वाक़या ये किया जाता है कि भूतों का मस्कन मशहूर होने से पहले ये उस इलाके की सबसे महंगी और सबसे मशहूर इमारत ख्याल की जाती थी। इन सब वाक़यात की इब्तिदा ऐसे हुई थी कि उस मकान में रहने वाले एक शख्स मिस्टर डेव ने अपने एक भाई को, जिनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, वहाँ की एक कोठरी में बंद कर दिया था। ये पागल शख्स इस कदर दीवाना और गज़बनाक था कि कोई भी इसके करीब जाना पसंद नहीं करता था, यहाँ तक कि इसकी खुराक भी एक नलकी के ज़रिए पहुँचाई जाती थी। ये कहना मुश्किल है कि जो भूत उस मकान में देखा जाता था वो इसी पागल आदमी का था, क्योंकि उसे तो निचली मंजिल में बंद किया गया था, जबकि वो भूत ऊपर वाली मंजिल में एक कमरे से दिखाई दिया करता था। एक मशहूर रिसाले मेफेयर ने 1888 में उस भूत बंगले के बारे में लिखा था कि बर्कले स्क्वायर में कम से कम एक कमरा ऐसा है जिसे देख के दिलो दिमाग पे हैबत तारी हो जाती है और मानना पड़ेगा कि ये मकान वाकई पुरअसरार है और एक मुद्दत से ये मकान खाली पड़ा है, लेकिन एक चौकीदार और उसकी बीवी अब भी इस मकान में रहते हैं, लेकिन वो भी उस पुरअसरार कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करते। सूरत हाल ये है कि उस कमरे के बाहर एक बहुत ही बड़ा और मोटा सा ताला लगा दिया गया है, जिसकी चाबी एक गुमनाम शख्स के पास है, जो अब भी कभी कभी उस घर में आता है और आसेब ज़दा कमरा खोल के कुछ घंटे उसमें क़याम करता है और फिर उसी तरीके से ताला लगा के वापस चला जाता है। उस आसेब ज़दा कमरे के बारे में भी लंबी लंबी तावीलें की गई हैं। मसलन किसी का कहना है कि इस भूत वाले कमरे में किसी छोटे बच्चे का भूत है जो कि बिलक बिलक के और सिसक सिसक के रोता है, जबकि किसी का कहना है कि इस घर की बालाई मंजिल में उसी पागल शख्स का भूत नजर आता है जो किसी पैगाम के इंतजार में अपनी अकल खो बैठा। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक लड़की का भूत नजर आता है जो कि अपने किसी अजीज की दस्त दराजियों से तंग आकर ऊपर से छलांग लगाकर कूद गई थी और अब उसका भूत भटकता हुआ दिखाई देता है। कुछ और भी कहानियां इस बारे में मशहूर थीं, लेकिन हकीकत तो ये थी कि इसमें से कोई भी कहानी दुरुस्त नहीं थी। अगर इसके बारे में किसी ने कोई सही बात बताई थी तो वो लॉर्ड है। लॉर्ड और उसके घर वालों का इस किस्म के मामलात से इस कदर वास्ता पड़ा था कि लंदन वाले उसे पुरअसरार मामलात का माहिर खुसूसी समझने लग गए। लॉर्ड ने कहा, एक दिन मैं पिस्तौल से लबरेज होके उस पुरअसरार कमरे में जाकर लेटा और पूरी रात वहीं बिताने का फैसला किया। मैंने पूरी रात उस कमरे में गुजारी, लेकिन कोई भी खातिर ख्वाह पुरअसरार मामला वाक़ ना हुआ। लेकिन सुबह होने से कुछ देर पहले एक अजीब सी उड़ती हुई चीज मेरे कमरे में दाखिल हुई।
हुई। मैंने फौरन उसके ऊपर फायर किया और फायर की वजह से वो जख्मी होके गिर पड़ी। जब मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वो फौरन ही गायब हो गई। जब लॉर्ड से उसके हुलिये को दरियाफ्त किया गया तो वो ये ना बता सके। 19वीं सदी ईस्वी में 2 अखबारों ने उस भूत का हुलिया बयान किया। ये गुमनाम भूत असल में एक मकरू शक्ल की मखलूक है जिसकी जबान बहुत ही लंबी है और मुंह से बाहर लटकी रहती है। लंबे लंबे दांत हैं और चेहरा उल्लू की तरह गोल मटोल है। दूसरे अखबार ने लिखा कि असल में ये बला एक जानवर की तरह है जिसकी आंखें और कई टांगे हैं। ये देखने से कोई जहन्नुमी मखलूक लगती है, लेकिन अजीब बात ये है ये बला सिर्फ मकान नंबर 50 में ही दिखाई देती है। लॉर्ड के अलावा भी 2 अशखास ने एक रात उस पुरअसरार घर के अंदर क़याम किया। सर रॉबर्ट उस इलाके के एक मशहूर नौजवान थे। अभी उन्होंने शादी ना की थी और सैरो शिकार के बहुत शौकीन थे और अपने तबके में बहुत ही इज्जत की निगाह से जाने जाते थे। एक दिन महफिल में भूतों के वजूद का जिक्र निकला तो सर रॉबर्ट ने सख्ती से भूतों के वजूद का इनकार किया और उन तमाम लोगों का मजाक उड़ाया जो भूतों के ऊपर इनेकाद रखते हैं। फिर एक अच्छी खासी बहस छिड़ गई। बस उनके दोस्तों ने सोचा कि हम इस बात को साबित करेंगे कि ये भूत कोई ख्याली मखलूक नहीं है। अभी ये बहस जारी थी कि महफिल में वो साहब दाखिल हुए जिनकी मलकियत में क्लेस स्क्वायर का मकान नंबर 50 था। उन्हें देखते ही सब दोस्त खुशी से उछल पड़े और सर रॉबर्ट का उनसे तारुफ कराते हुए बताया कि ये साहब उसी मकान की मालिक हैं जहाँ पर भूतों का बसेरा है, और भूत भी ऐसा जिसके मुकाबले में इंग्लैंड में कोई और उस जैसा भूत मौजूद नहीं है। फिर उन्हें बेंसन यानी बर्कले स्क्वायर के मकान नंबर 50 के मालिक से कहा कि आप अपने मकान के भूतों के बारे में कुछ इरशाद कीजिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, वहाँ मौजूद एक नौजवान चिल्ला उठा, रॉबर्ट, आप एक जुर्रतमंद और बहादुर इंसान हैं। क्यों ना इस आसेब ज़दा मकान में आप एक रात बसर करें और इस भूत परेत की मोहन को गलत साबित कर दें। लेकिन मैं इस खौफनाक मोहन की कतई इजाजत ना दूंगा। मिस्टर बंसन, जो उस आसेब ज़दा मकान के मालिक थे, उन्होंने झट से कहा, मिस्टर रॉबर्ट आकिल और बालिग शख्स हैं भाई, वो अपना अच्छा और बुरा समझ सकते हैं। अगर इनके साथ कोई पुरअसरार मामला पेश आ गया तो ये उसके जिम्मेदार खुद होंगे। हम में से कोई भी इस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेगा। क्यों मिस्टर रॉबर्ट, आपकी इस बारे में क्या राय है? वो नौजवान बोला। मैं इस मोहन को सर करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, सर रॉबर्ट बोले। बल्कि मैं तो शर्त लगाने को भी तैयार हूँ कि उस आसेब ज़दा मकान से मैं सुबह बिल्कुल सही सलामत बरामद होऊंगा। बहुत खूब, बहुत खूब, आसपास के लोग ताली बजा के बोले। अब बताओ मिस्टर बंसन, आप क्या कहते हो? भाई, मैं तो अब भी मना ही करूंगा कि इस किस्म की कोई भी जुर्रत ना की जाए। मिस्टर बंसन के मुंह पे काफी परेशानी थी। अगर कोई परेशानी है तो मैं हर किस्म के हिफाजती इकदाम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, वहाँ मौजूद एक शख्स कहा। सर रॉबर्ट मुस्कुराते हुए बोले, इस तकलीफ की कोई जरूरत नहीं है, गोया मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। मिस्टर बेंसन बोले, गो मिस्टर रॉबर्ट खुद मेरे गरीब खाने को अपनी मर्जी से इन्वेस्टिगेट करने का इरादा रखते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक अभी भी ये कोई माकूल बात नहीं है। फिर भी जो आप लोगों के दिल में आए वो करें। तो तुम बिल आखिर तैयार हो ही गए, मिस्टर रॉबर्ट ने कहा। जी हाँ, मगर इस शर्त पे कि हम सारी रात जागकर पहरा देंगे। आप मुसल्लह होके मकान में दाखिल होंगे और जब भी कोई खतरा महसूस होगा आप घंटी बजा के हमें इत्तला कर देंगे। मैं राजी हूँ, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि मुझे घंटी बजाने की कोई नौबत नहीं आएगी और ना ही कोई हथियार इस्तेमाल करने। इस सारी गुफ्तगू के बाद तय पाया कि ठीक 3 दिन बाद रात 9 बजे तमाम दोस्त मकान नंबर 50 बर्कले स्क्वायर में जमा होंगे और वो खाना भी वहीं खाएंगे। बिल आखिर वो घड़ी आ पहुंची और तमाम दोस्त उस पुरअसरार मकान में जमा हो गए। अगरचे सभी इधर उधर की बातें करके एक दूसरे को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आसेब ज़दा मकान की वजह से सभी के हवास मुतासिर थे। कुछ देर बाद सारे मेहमान खाने के कमरे में पहुंचे और खाना लगा दिया गया। खाना बहुत ही लजीज था और कई किस्म के खाने वहां पर मौजूद थे, लेकिन सभी मेहमान खाना इस तरीके से नोश फरमा रहे थे जैसे महज सिर्फ फर्ज अदा कर रहे हैं। वो सब जल्द ही खाने से फारिग हो गए। उसके बाद सर रॉबर्ट ने अपने मेजबान मिस्टर बेंसन से कहा
کہ اب مجھے اس کمرے میں چلے جانا چاہیے جہاں مجھے ساری رات گزارنی ہے۔ سب مہمان مسٹر رابرٹ کو رخصت کرنے دوسری منزل پر چلے گئے اور ان سبھی مہمان کو آسیب زدہ کمرہ دکھایا گیا جو مسٹر رابرٹ کی وجہ سے تقریباً 10 سال بعد کھولا گیا تھا۔ یہ کمرہ تاریخ تھا اور اس میں موجود فرنیچر پرانے زمانے کی یاد دلا رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی سی مسہری بچھی ہوئی، مسہری پر ایک بہت ہی اجلی اور صاف ستھری پوشاک بچھی ہوئی تھی اور دہانے پر رسی سے ایک گھنٹی لٹکی ہوئی تھی۔ مسٹر بینسن نے وہ رسی پکڑ کے گھنٹی ہلائی اور رابرٹ سے کہا کہ ہم سب نیچے موجود ہوں گے، اگر آپ کوئی خطرہ محسوس کریں تو برائے مہربانی رسی ہلا کے گھنٹی بجانا نہ بھولیے گا۔ ہم سب نیچے موجود ہوں گے اور ہم سب فوراً آپ کی مدد کو آ پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے، سر رابرٹ نے کہا، لیکن آپ لوگ بھی ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ جب تک 2 بار گھنٹی نہ بجے آپ لوگ اوپر آنے کی زحمت نہ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، سب نے سر رابرٹ کو شب بخیر کہا اور یہ کہہ کے سب نیچے آ گئے۔ سب کے جانے کے بعد سر رابرٹ نے اپنا کوٹ اتار کے کھوٹی پہ ٹانگا اور مسہری پہ دراز ہو گئے۔ انہوں نے اپنی دائیں طرف بھرا ہوا پستول رکھا اور بائیں جانب رسی رکھی۔ آتش دان میں آگ خوب جل رہی تھی جس سے کمرہ اچھا گرم تھا۔ انہوں نے یہ رات جاگ کے گزارنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ برکلے اسکوائر مکان نمبر 50 کا مشاہدہ کر سکیں۔ ادھر ان کے دوست نیچے بیٹھے ہوئے گھنٹی بجنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی انتظار میں کلاک نے رات کے 12 بجائے۔ ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں گھنٹی کی آواز گونجنے لگی۔ سب دوست ہوشیار ہو گئے۔ دوسری دفعہ گھنٹی کی آواز اس قدر زور سے گونجی گویا لگ رہا تھا جسے ٹوٹ کے گر جائے گی۔ او میرے خدا! بینسن چیخ مارتا ہوا اوپر کی طرف بھاگا اور اس کے پیچھے باقی کے سب دوست بھی روانہ ہو گئے۔ وہ دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ بند دروازے میں پیچھے سے پستول کی آواز آئی۔ بینسن نے جھپٹ کے دروازہ کھول دیا۔ کیا دردناک منظر تھا! حسین و جمیل سر رابرٹ کا آدھا جسم بستر کے اوپر تھا اور آدھا جسم بستر سے نیچے لٹکا ہوا تھا۔ سیدھے ہاتھ سے پستول چھٹ کے دور جا گرا تھا اور الٹے ہاتھ میں گھنٹی کی رسی تھی۔ سر رابرٹ کی تو خوف کے مارے آنکھیں باہر نکل آئی تھی اور چہرے کا رنگ بھی زرد تھا۔ یہ اتنا خوفناک منظر تھا کہ بہادر سے بہادر آدمی کا بھی پتا پانی ہو جائے۔ بینسن نے جھپٹ کے سر رابرٹ کی نفس پہ ہاتھ رکھا تو کیا دیکھتا ہے، برکلے اسکوائر کے بھوت نے سر رابرٹ کی جان لے لی تھی۔ مسٹر بینسن پہ سر رابرٹ کی موت کا اتنا برا اثر ہوا تھا کہ مسٹر بینسن نے برکلے اسکوائر کے مکان نمبر 50 کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ 40 سال تک اس منحوس مکان میں کسی نے بھی قدم نہ رکھا۔ یہ مکان اپنے آسیب کے 50 سال پورے ہی کرنے لگا تھا کہ وہاں پر 2 ملاح نے قدم رکھا۔ ہوا یہ کہ ایک بحری جہاز ویسٹ انڈیز کے دورے سے پورٹ ساؤتھ پہنچا۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ بندرگاہ پہ پہنچ کے تمام عملے کو 2 مہینے کی چھٹی دے دی گئی تاکہ وہ اپنی خواہش کے مطابق کرسمس کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ یہ ملاح اسی جہاز سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے لندن پہنچ کے کئی دن تک پینے پلانے کا شغل جاری رکھا۔ جب ہوش آیا اور حساب کتاب کیا تو معلوم ہوا کہ پیسے تو بالکل ختم ہو چکے ہیں اور اب گھر پہنچنا بھی محال ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں کے گھر لندن سے کافی فاصلے پہ تھے۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی اور رات گزارنے کا مسئلہ بھی اہمیت پکڑتا جا رہا تھا۔ کیونکہ دونوں کی جیبیں خالی تھیں اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ کیوں نہ کوئی ایسے مکان کی تلاش کی جائے جہاں وہ مفت میں رات گزار سکیں اور ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ چنانچہ اسی مکان کی تلاش میں گھومتے پھرتے وہ برکلے اسکوائر کے مکان نمبر 50 کے سامنے آ پہنچے۔ یہ لوگ دائیں بائیں دیکھتے رہے اور اچھل اچک کے جھانک کر دیکھتے رہے اور شباشی کے لیے یہ مکان ان کو بے حد موزوں لگا۔ دونوں جھپٹ کے مکان کے اندر داخل ہوئے۔ مارٹن نے جیب سے ایک موم بتی نکالی اور اسے روشن کر کے مکان کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ لنڈن کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر جھانکم تاکی کرتا رہا۔ ایسی میں وہ ڈائننگ روم تک جا پہنچا۔ وہاں پر مسٹر رابرٹ کے کھانے کے برتن اور کچھ بچا کچا سامان بے ترتیبی سے اب تک پڑا ہوا تھا۔ مارٹن اور بلنڈن کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مکان کافی عرصے سے ویران پڑا ہے اور بالکل خالی ہے۔ باورچی خانہ اور سارے روم دیکھنے کے بعد ایک موٹا سا چوہا سائڈ سے گزرتا ہوا دکھائی دیا۔ کس قدر موٹا چوہا ہے، دیکھو ادھر ادھر دوڑتا پھر رہا ہے اور اس نے لکڑی کو کاٹ کے کتنے سوراخ کر دیے ہیں، مارٹن بولا۔ چلو اچھا ہی ہے، ہمیں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹنے کی محنت نہیں کرنی پڑے گی، بلنڈن بولا۔
चलो ऊपर चल के देखते हैं। दोनों ने राय जाहिर करी और फिर ऊपर की जानिब चल दिए। गर्दों गुबार से ढकी हुई वो पुरानी बोसीदा सीढ़ियां उन दोनों के वजन से चीख उठी। मालूम हो रहा था कहीं गिर ही न जाएं, लेकिन वो दोनों रुके नहीं। ऊपर चलते रहे और बिलाखिर वो उस कमरे के सामने जा पहुंचे। ऊपर जाके ये लोग उसी कमरे में जा पहुंचे जहां पर मिस्टर रॉबर्ट की मौत वाक़या हुई थी। निस्बतन ये कमरा देख के इन दोनों की आंखें चमक उठी। मार्टिन बहुत हैरान हुआ क्योंकि ये कमरा काफी साफ सुथरा था। पूरा घर धूलम धूल होने के बावजूद ये कमरा चमचमा रहा था। और तो और मिसेरी के ऊपर बहुत ही साफ सुथरी पोशाक बहुत ही करीने से बिछी हुई थी। ब्लेंडन बहुत खुश हुआ और बोला, अब रात आराम से गुजरेगी। मार्टिन एक अनजाने खौफ से परेशान कहने लगा, नहीं मेरे भाई, इस घर में रुकना मुनासिब नहीं है। इस घर की हालत तो देखो, ये किस कदर वीरान है। ब्लेंडन बोला, तो क्या इस सर्दी में ठिठुरते फिरोगे? यहाँ से निकल जाएंगे तो कहाँ सोएंगे? मार्टिन बोला, कहीं भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन यहाँ से फौरन निकलो। घर बहुत ही अजीब मालूम होता है। और इस बिस्तर को तो देखो, ये किस कदर बड़ा है। ऐसा लगता है इस पे कोई 4 से 5 आदमी आराम से सो जाएं। यहाँ की हालत बहुत ही अजीब और गरीब है और ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। भाई तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो। ये पलंग हमारे लिए बहुत ही मौजू है। आओ चलो इसके ऊपर आराम करें। ब्लेंडन बोला, आओ इस पे आराम करें और क्यों ना आतिशदान के अंदर आग लगा दी जाए। ये कह के ब्लेंडन ने आतिशदान में आग लगाई। कमरा गर्म होने लगा। मार्टिन सामने कुर्सी पर बैठ गया और नाचते हुए शोलों को देखने लगा, लेकिन दोस्त के समझाने पे वो भी बिस्तर पे दराज हो गया। अभी उन दोनों की थोड़ी आंख ही लगी थी कि अचानक मार्टिन ने यखलक चीख कर ब्लेंडन को उठा दिया। उसके लब हिलहिला रहे थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वो इंतहाई खौफजदा हो गया था। ब्लेंडन ने मार्टिन से परेशानी की वजह पूछी तो गोया ऐसा लगा जैसे उसके लब सी दिए गए हों। वो कुछ कहना भी चाह रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। वो सीधा दरवाजे की तरफ इशारा करता रहा। थोड़ी देर बाद उसकी कुव्वते गोयाई लौट आई तो उसने ब्लेंडन से कहा, देखो यहाँ पर मुझे किसी के चलने की आवाज आ रही है, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा है। ब्लेंडन ने कहा, अब मैं समझ गया, ये यकीनन कोई उचक्का है जो कि सर्द रात में इधर उधर रिहाइश की तलाश में होगा। यकीनन उसने यहाँ रोशनी जलती हुई देखी और सीधा ऊपर की तरफ आ गया। ठहरो मैं देखता हूँ कौन है, ब्लेंडन ने ऊंची आवाज में कहा। उन्होंने अपना सांस रोक के सुनना शुरू कर दिया। ये जो भी था, उसने सीढ़ियों से ऊपर आने का सफर तय कर लिया था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ आ रहा था। तभी अचानक हल्के से दरवाजा खुला और फिर पूरा दरवाजा खुल गया। कोई चीज अंदर आई, जिसे देख के मार्टिन की चीखें निकल गईं। वो घबराहट के मारे बिस्तर से उछल के जमीन पे गिर पड़े और पर्दे के गिरे हुए डंडे उठाकर मारने के लिए तैयार हो गए। एक साया नजर आया। वो क्या चीज थी मालूम ना हो सका। ये साया किस चीज का था वो पहचान ना सके। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े पंजे उनकी तरफ गामजन हैं। ये किस चीज के पंजे थे वो ना पहचान सके। उसे देखते ही मार्टिन ने जोरदार चीख मारी और डंडा लेके खड़ा हो गया। मार्टिन चीखता हुआ फलांग के दरवाजे के उस पार गिरा और फिर कई कई सीढ़ियां उतरते हुए दरवाजे से नीचे पहुंच गया। उसकी मंजिल कौन सी थी उसको कुछ समझ ना आया। उसे होश तब आया जब वो एक पुलिस ऑफिसर से जाके टकरा गया। वो हेल्प हेल्प पुकार रहा था। तभी उसने पुलिस वाले से कहा, खुदा के वास्ते मेरी मदद करें। बस इतना ही कहना था और वो पुलिस वालों के हाथों में ही बेहोश हो गया। पुलिस वाले ने नजर उठा के जब मकान की तरफ देखा तो उस ऊपर वाली मंजिल में कोई बहुत ही भारी चीज के गिरने की आवाज आती है और फिर खामोशी छा गई। पुलिस वाले ने झंझोड़ झंझोड़ के ब्लेंडन को उठाया और उसे दरियाफ्त किया तो उसने बताया। बहुत जोर से झंझोड़ने के बाद ब्लेंडन ने बताया कि वो यहाँ पे क़याम पजीर थे। पुलिस ऑफिसर ने उससे कहा, क्या मतलब है, तुम लोग यहाँ पर छुपे हुए थे? उसने कहा, हाँ, हम लोग यहाँ पर रात गुजारने के लिए क़याम पजीर थे। तभी मैं और मेरा दोस्त सोने की नियत से लेटे तो कोई भारी सी चीज मेरे दोस्त के ऊपर हमलावर हो गई। मैं वहां से भागने में कामयाब हो गया। वो मदद के लिए पुकार रहा था, खुदा के वास्ते हमारी मदद करो। ये कह के वो दोनों उस मंजिल की तरफ चढ़ दौड़ते हैं। पुलिस ऑफिसर ने जैसे ही अपनी टॉर्च रोशन की तो बर्लिन को जमीन पे अपने साथी की लाश नजर आई। उसका जिस्म जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। उसकी लाश को किसी ने बुरी तरीके से नोच नोच के खाया हुआ था। कहते हैं कि लंदन की तामीर 9 तक वो मकान इसी तरीके से आसेब ज़दा रहा।
اس کے بعد وہاں پر کوئی اور موت واقعہ نہیں ہوئی اور آصف زدہ مشہور ہونے کے بعد کوئی وہاں پر جانے کی ہمت بھی نہیں کرتا تھا۔ دوستوں، یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ امید ہے آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چینل پہ پہلی بار آئے تھے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ایسی ہی خوفناک سٹوریز میں آپ کے لیے لاتی رہوں گی۔ تب تک رکھیے اپنا ڈھیروں خیال۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔